है। देवभूमि हलचल में आज हमारे साथ हैं डीएसपी धर्मशाला बलदेव दत्त शर्मा जी। सर स्वागत है आपका। सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय करवाएं। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं देवभूमि हलचल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और आज आपसे बातचीत का, आपसे रूबरू होने का अवसर मिलेगा। आपके माध्यम से लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। जी मैं मूल रूप से मैं ज़िला सिरमौर का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में तहसील पच्छाद है और पच्छाद का सराहां क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। और इस विभाग में आने से पहले शिक्षा विभाग में, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में मैंने लगभग 10 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी हैं। वहाँ पर मैं एक शिक्षक के पद पर रहा हूँ और उस पद पर रहते हुए मुझे बहुत अच्छे और तरह तरह के अनुभव मिले और वो अनुभव मुझे यहाँ मेरे इस प्रोफेशन में भी कई बार काम आते हैं, क्योंकि जब भी लोगों के साथ संवाद करना होता है, लोगों से बात करनी होती है, तो उसमें वो अनुभव मेरे बहुत काम आते हैं। जी सर, पुलिस में आने का विचार कैसे आया? जी मैं आपको बताता चलूँ कि 2008 के आसपास मैं उस समय में बीएड कर रहा था। ICDOL शिमला के थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम रहता है, तो उस समय में थोड़ा सा एक मोटिवेशन हुआ, क्योंकि उससे पहले मैंने लगभग 3 साल संगीत भी सीखा है, वोकल क्लासिकल, और उससे पहले मैंने हिंदी में MA किया था और नेट की परीक्षा भी मैंने उत्तीर्ण की, नेट सेट की। बट वहाँ से भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई और मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे कुछ और करना चाहिए। कुछ आसपास का कुछ ऐसा परिवेश बना, कुछ मित्र ऐसे बने कि उनको देख करके भी लगा कि नहीं, अब कुछ हम भी करते हैं। तो ये सोच करके सिविल सर्विसेज का रास्ता मैंने चुना और इसके लिए मैंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गया। सिर्फ अपने दोस्तों के, मित्रों के माध्यम से जो लोग मेरे कांटेक्ट में थे, उन लोगों से बात करके जो पेपर का पैटर्न था, उस पैटर्न के हिसाब से पुस्तकें ली और अपने लेवल पर तैयार करनी शुरू कर दी। जी सर, HPS क्वालिफाई करने में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी देखिए, जो आपकी सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, ये काफ़ी प्रतिष्ठित परीक्षा रहती है। आपको पता ही है कि चाहे UPSC हो, चाहे स्टेट सर्विसेज हो, हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इनका जो आयोजन है वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है और लगभग प्रतिवर्ष विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं लोक सेवा आयोग द्वारा, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। और लगभग जैसे आपके पास 15 या 20 के आसपास के पद रहते हैं, उन पदों के हिसाब से लगभग 40,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर लोग आवेदन करते हैं जी। और उन आवेदन करने वाले लोगों का सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट रहता है, जिसमें आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, दूसरा GK का पेपर रहता है। तो उसी में ही जो उनका एक अपना फॉर्मूला है, लगभग 20 टाइम्स के आसपास वो प्रारंभिक जो आपके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, उससे लोगों को सेलेक्ट करते हैं मेंस के लिए जी। और उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम रहता है, फिर फर्दर इंटरव्यू रहता है। तो चयन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है और चयन प्रक्रिया के लंबे होने की वजह से इसमें जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है वो धैर्य की रहती है। जी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो उसके लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना काफ़ी कठिन रहता है। क्योंकि अब जहाँ तक आपने मुझसे पूछा कि मुझे इसमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो सबसे पहले तो बिना प्रॉपर गाइडेंस के तैयारी करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको मंजिल का पता है लेकिन रास्ते का पता नहीं है। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर आपको रास्ते का भी पता हो, आपने किस रास्ते से जाना है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट तो नहीं है जी। लेकिन सक्सेस के लिए जो तय रास्ता है, उस रास्ते की मालूमात होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको उस रास्ते का ज्ञान है तो आपके लिए सफ़र तक पहुंचना आसान रहता है। तो थोड़ी मुश्किलें इस वजह से आई क्योंकि कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का हमने सहारा नहीं लिया था। लेकिन थोड़े ही समय के पश्चात जब थोड़ी अपनी गलतियों का पता लगा, कमियों का पता लगा, तो उन कमियों को दूर करते गए और बढ़ते गए और 2013 में मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ। जी। आपने पैटर्न का तो बता ही दिया है। जो करंट एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो करंट जो एस्पिरेंट्स हैं, अब परीक्षा का जो प्रारूप है वो थोड़ा बदल गया है जी। प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप तो पहले की तरह ही है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा रहती है, मेंस का जो एग्ज़ाम रहता है, उसके प्रारूप में कुछ तब्दीलियां की गई हैं।
और अब ये जो हमारी परीक्षा है, इसमें हमारे पास जनरल स्टडीज़ के ऊपर बहुत फोकस हो गया है। उसके बाद हमारा जो एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट रहता है, उस पेपर के ऊपर ऑप्शन हमारा काफ़ी हो रहता है, दारोमदार रहता है। जी। ऐसे राइटिंग और आपका इंग्लिश हिंदी का तो खैर है ही है, इसमें ऐसे राइटिंग के मार्क्स जुड़ते हैं। हिंदी इंग्लिश का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। तो एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अगर सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आना चाहते हैं, आप इसमें उतरना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले तो अपने आप को आंकिए। सबसे पहले अपना मूल्यांकन करना ज़रूरी है कि जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, क्या उस परीक्षा का एप्टीट्यूड, उसकी अभियोग्यता हमारे अंदर है या नहीं है। तो इसकी अभियोग्यता का जांच करने के लिए आपके लिए सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण होने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना, बड़ा IQ लेवल हाई होने की ज़रूरत नहीं है। जी। आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती है इन परीक्षाओं में आने के लिए, वो सबसे जो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। एक तो आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। दूसरा, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी आनी चाहिए कि कैसे प्लानिंग से मुझे आगे बढ़ना है, स्टेज बाय स्टेज कैसे आगे बढ़ना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगती है कि वो है धैर्य। अगर धैर्य आपके अंदर है, सब्र आपके अंदर है, पेशेंस आपके अंदर है, तो आपके लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा में आगे बढ़ना आसान रहता है। क्योंकि आपको कभी नहीं पता, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से तैयारी करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करते हैं, तो आपके लिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। लेकिन कई बार क्या रहता है कि आप बहुत बढ़िया तैयारी के बावजूद भी पेपर में वो मार्क्स नहीं ला पाते हैं जो कि रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसे बहुत से लोग प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग प्रीलिम्स की में ही उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि हर स्टेज के लिए आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज जिसके ऊपर आपको अपना कदम रखना है। तो उस पहले कदम के लिए आपकी तैयारी सबसे पहले जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले आप उस परीक्षा के पैटर्न को समझिए कि किस पैटर्न की परीक्षा आती है। उसके लिए जो पुस्तकें हैं, कौन सी पुस्तकों का आपको अध्ययन करना चाहिए, कौन सी किताबों का आपको पढ़ना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या चीज़ें करनी हैं, और एप्टीट्यूड के लिए आपने क्या पढ़ना है। प्रैक्टिस जो है आपकी वो किस तरह की रहनी चाहिए, आपकी डेली की जो सिटिंग है वो कितनी होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी, आपके सिटिंग की कैपेसिटी कितनी है, आपकी ग्रास्पिंग कितनी है। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक तरह की जो योजना है वो काम नहीं करती है। वो व्यक्ति के IQ के ऊपर, उसकी ग्रास्पिंग जो पावर है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत से लोग कम समय में भी तैयारी कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए डेली का 6-7 घंटे का जो स्टडी है वो बहुत रहता है। कुछ लोग 12, 15, 18 घंटे भी पढ़ते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है, उसकी जो अभियोग्यता है, उसके हिसाब से तैयारी का समय अलग अलग रहता है। प्रीलिम्स के लिए आप जब प्रॉपर प्लानिंग करके जाओगे, प्रैक्टिस अपने हिसाब से करोगे, उसके बाद आप मेंस के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो जी। क्योंकि उसके लिए आपको समय मिलता है। वैसे तो बहुत से लोग जिनको तैयारी करते समय हो जाता है, अपने मेंस के लिए पेपर भी तैयार कर लेते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि अगर आपका प्रीलिम्स कन्फर्म्ड है, आपकी तैयारी उस तरह की हो चुकी है कि आप प्रीलिम्स की परीक्षा में नहीं अटकोगे, तो नो डाउट आप मेंस के लिए भी तैयारी पहले से कर सकते हैं। लेकिन पहली सीढ़ी को पार किए बिना दूसरी सीढ़ी पर जाना असंभव है। इसलिए दूसरी सीढ़ी की तैयारी के चक्कर में कई बार आप पहली सीढ़ी को ही मिस कर जाते हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फिर अगर आप पहली सीढ़ी को पार कर गए, तो दूसरी सीढ़ी के लिए जो आपके पास पेपर हैं उनको कैसे तैयार करना है, जनरल स्टडीज़ का पेपर कैसे पढ़ना है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपने किस तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करना है। आपको जो एग्जामिनर जो प्रश्न पूछ रहा है, एग्जामिनर आपके जो प्रश्न है वो जानकारी के लिए नहीं पूछ रहा है। वो इसलिए पूछ रहा है कि आप किसी भी समस्या को, किसी भी प्रश्न को जो आप उसका जो जवाब देते हैं, जो जवाब लिखते हैं, वो उस जवाब को लिखने की आपकी शैली क्या है, उससे आपका जो है दृष्टिकोण झलकता है। तो उस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए कि आप, बिकॉज आप जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो, सिविल सर्विसेज में जा रहे हो, जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को की समस्याओं को सुनने जा रहे हो, बहुत सारे लोगों की समस्याओं को आप सुनोगे, बहुत सी समस्याओं को सुलझाओगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके आप अपना दृष्टिकोण को बनाइए। उस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके अपने जवाब लिखिए, क्योंकि उस चीज़ को जब आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रखेंगे तो उससे आपको जवाब लिखने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और वो चीज़
आपके आंसर्स में एक रियलिटी लाएगी, एक रियल टाइम सिचुएशंस क्रिएट करेगी। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी जो आपके क्वालिफाइंग पेपर हैं, हिंदी अंग्रेजी हैं, बहुत से कैंडिडेट्स इन पेपरों में फेल हो जाते हैं, क्योंकि मेन फोकस रहता है जिन सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स आने हैं, जिनके नंबर आपके जुड़ने हैं। तो क्वालिफाइंग पेपर को कई बार लोग ऐसे समझ लेते हैं कि क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन उसी में ही कई बार असफल हो जाते हैं और सारे के सारे जो आपकी तैयारी है वो तैयारी आपकी धरी की धरी रह जाती है। तो आपके जो क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश और हिंदी के हैं उनको सीरियसली लीजिए, कभी भी उसको नॉन सीरियसली मत लीजिए और उसकी भी तैयारी उसी ढंग से कीजिए, क्योंकि अगर उन पेपरों को आप अच्छे से करते तो भाषा के ऊपर आपकी जो क्षमता है, जो आपकी कमांड है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और उससे आपके आंसर्स को लिखने की आपकी स्किल भी बढ़ेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेपर के स्टेज के हिसाब से अपनी तैयारी करें, उसके बाद एक स्टेज क्लियर करने के बाद दूसरी के बारे में प्रिपरेशंस कीजिए। लाइकवाइज फिर इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल तो खैर मॉक इंटरव्यूज़ का काफ़ी प्रचलन है, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो मॉक इंटरव्यू कराते हैं। तो मॉक इंटरव्यू का जो सबसे बड़ा लाभ रहता है वो ये रहता है कि व्यक्ति का जो उसकी जो झिझक है वो खुल जाती है और व्यक्ति अपने आप को एक अच्छे तरीके से एक बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। तो मॉक इंटरव्यूज़ का आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में बहुत योगदान रहता है, तो मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूर आप दें। और उसके अलावा इंटरव्यू में जो आप क्वेश्चंस की तैयारी करोगे, क्वेश्चंस क्योंकि कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, वो इंटरव्यूअर की मर्जी है कि वो आपसे किस फील्ड के बारे में पूछना चाहता है, तो वो तैयारी तो आपकी चाहिए। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इंटरव्यू में वो है आपका दृष्टिकोण। आप अपने आप को बिल्कुल भी हाइड ना करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू में हम सोच समझ के बोलेंगे, लेकिन वो आपकी जो पर्सनैलिटी, जो हिडन पर्सनैलिटी है, वो 4-5 प्रश्नों के बाद 3-4 मिनट के बाद बाहर आ जाती है। और फिर वो जो आपने एक क्रिएट किया होता है कि आप बाहर से कुछ दिख रहे हो, अंदर से कुछ सोचते हो, वो चीज़ फिर जो है इंटरव्यूअर को जो अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप जैसे हो ठीक हो, बस अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाएं। तो ये मैं कहना चाहूँगा। और बाकी हिम्मत ना हारें, धैर्य रखें, हमेशा हिम्मत रखें और मेहनत करते रहें। और अगर आप मेहनत करते रहोगे, हर वक्त अपने आप को जागरूक रखोगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते रहोगे, अपना मूल्यांकन करते रहोगे, लोगों से बात करते रहोगे जो लोग दूसरे प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो नो डाउट आप कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे और आप जल्दी ही जो है इन परीक्षाओं में सफल हो जाओगे। क्योंकि सक्सेस का जो रेट है आप समझ सकते हो कि अगर 20 सीटें हैं, 15 सीटें, उसके लिए 50,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उन 50,000 लोगों में से 60,000 लोगों में से अब तो नंबर ज़्यादा बढ़ गया है, उनमें से 10-15 लोगों ने सिलेक्ट होना है। तो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन है कि अगर आप उन बेसिक्स के ऊपर काम करोगे जिनके बारे में हमने अभी बात की है, तो नो डाउट आपकी जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा दूसरे लोगों से और वो चीज़ एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी, नो डाउट आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यही मैं जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहूँगा। और बाकी एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने के बाद आपकी प्लानिंग, आपके पास जब पेपर आता है उस टाइम आप उस पेपर को कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे अटैम्प्ट करते हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीलिम्स में कई लोग शुरू में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कन्फ्यूज़न की वजह से, इम्पेशेंस की वजह से जो आता है उसको भी नहीं कर पाते। तो वो जो एग्ज़ामिनेशन हॉल के 3 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी की लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो आप अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाओगे। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आपकी जितनी माइक्रो और मैक्रो दोनों स्तर की आपके पास प्लानिंग चाहिए। मैक्रो प्लानिंग में आपका पूरा एग्जाम हो गया, आपका प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक। माइक्रो लेवल पे आपका प्रीलिम में भी छोटी से छोटी स्टेज, हर स्टेज की आप प्लानिंग करके चलोगे, उसके बारे में डिस्कस करके चलोगे, उसके बारे में अपने माइंड में एक रूपरेखा बना के चलोगे, तो नो डाउट आपको परीक्षा के किसी भी स्तर पर आपको समस्या नहीं आएगी। तो यही मैं कहना चाहूँगा। देवभूमि हलचल को अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।